नमस्कार मित्रों, मैं नितेश बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। और आपको पता है हमारी इंडियन इकोनॉमी चल रही है और इंडियन इकोनॉमी का कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट का कौन सा पार्ट चल रहा है? पार्ट थर्ड। क्लियर? और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे हमने पहले पार्ट 2 में डिस्कशन कर लिया था। तो हमारा कौन सा टॉपिक है आज? बोलो जल्दी से बताओ कौन सा टॉपिक है। तो देखो बच्चा बता रहा है कौन सा है? कृषि। अच्छा, आज हमारा कौन सा टॉपिक है? कृषि। ठीक है, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम कौन सा टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं? कृषि। लेकिन कृषि कब की? तो 1947 की। ठीक है, 1947 में जब हमें आजादी मिली तो उस समय हमारी कृषि की क्या स्थितियां थी। ठीक है, तो आपको पता है हमारे सारे सेशन जो है कैसे आते हैं? क्वेश्चन बेस आते हैं। तो आज हम इसी पे क्वेश्चन बना के लाए हैं। चलो डिस्कस करते हैं जल्दी से। क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र किस अवस्था में था? पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। ऐसे ही इसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की विशेषताएं लिखो कि कृषि की क्या विशेषताएं थी। तो हम इसकी विशेषताएं लिख रहे हैं। विशेषता नंबर 1, क्या विशेषता? कि कम उत्पादन और कम उत्पादकता। इसका मतलब उत्पादन भी कम था और उत्पादकता भी। तो देखो, क्या उत्पादन और उत्पादकता एक ही चीज होती है? देखो बच्चा कह रहा है कि सर उत्पादन क्या होता है? उत्पादन और उत्पादकता दो अलग अलग चीज होती है। उत्पादन का मतलब हमने कुल कितना उत्पादन किया, ठीक है, कुल कितना हमारे पास नया सामान बनकर आया। और उत्पादकता का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर में हमने कितना उत्पादन किया। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। उत्पादन से अभिप्राय कुल पैदावार से है, मतलब कुल हमारे पास कितना उत्पादन हुआ से है, जबकि उत्पादकता से अभिप्राय प्रति हेक्टेयर उत्पादन से, मतलब 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ। इसका एक एग्जांपल दे रखा है, देखो स्वतंत्रता के समय दोनों ही बहुत क्या थे? निम्न थे। तो यह हमारी कृषि की विशेषता है। कब की? 1947 में, कि उस समय हमारी जो उत्पादकता और उत्पादन जो थे दोनों के दोनों कम थे। एग्जांपल के तौर पर 1947 में गेहूं की उत्पादकता 660 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, मतलब 1 हेक्टेयर भूमि में कितना उत्पादन होता था? 660 किलोग्राम। ठीक है, और 2017 में कितनी हो गई? 3371, मतलब 3371 किलोग्राम हो गई। ठीक है, देखो कितना डिफरेंस है। तो इसका मतलब 1947 के टाइम पे हमारी जो कृषि थी उसमें उत्पादकता और उत्पादन क्या था? कम था। ठीक है, आगे देखो 1947 में गेहूं का उत्पादन, ये तो उत्पादकता बताई कि 1 किलोमीटर में 1 हेक्टेयर में कितना होता है। यहाँ पे देखो उत्पादन 64 लाख टन था, मतलब टोटल कितना उत्पादन होता था? 64 लाख टन। कहां पे? भारतीय अर्थव्यवस्था में। कब? 1947 में। और करंट में कितना उत्पादन होता है? देखो मतलब 2017 में कितना होता है? 997 लाख टन। है ना डिफरेंस? 1947 में सिर्फ 64 लाख टन और आज कितना होता है? 997 लाख टन। आज नहीं, 2017 के आंकड़े हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी कृषि की विशेषता क्या थी? उत्पादन और उत्पादकता दोनों क्या थी? कम थी। ठीक है, उत्पादन का मतलब टोटल उत्पादन और उत्पादकता का मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन, मतलब 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाथ से क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। ठीक है, अनिश्चितता की अधिक मात्रा। हमारी कृषि में अनिश्चितता अधिक थी। कैसी अनिश्चितता? इसका मतलब अगर बारिश अच्छी हो, अगर बारिश अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा, और बारिश अगर खराब होगी तो उत्पादन भी क्या होगा? खराब होगा। अब ये मत बोलना कि सर बारिश बहुत ज्यादा होगी तो क्या उत्पादन बहुत ज्यादा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। बारिश अच्छी होगी तो ध्यान रखना है इसमें। देखो कृषि की वर्षा पर बहुत अधिक निर्भरता थी उस समय। कब? 1947 में। हम किस पे निर्भर थे? किस पे निर्भर थे? वर्षा पर निर्भर थे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास सिंचाई के साधन अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, आज तो हमारे पास है, लेकिन उस समय कब? 1947 को ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत अधिक निर्भरता थी। अच्छी वर्षा का अर्थ था अच्छी फसल। इसका मतलब वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी हुई, लेकिन अगर कम वर्षा होती है तो फसल भी क्या होती है? खराब होती है। कब का? 1947 का। आगे देखो पॉइंट 2 बनता है इसका। ब्रिटिश शासनकाल में ऐसा कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया, मतलब अंग्रेजों ने हमारे लिए ऐसा कोई भी प्रयत्न नहीं किया। कैसा प्रयत्न सर? कि वो सिंचाई के साधन हमारे लिए लगा सके। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। समझ में आया?
तो इसका मतलब हमारी जो 1947 में स्वतंत्रता के समय कृषि थी वो कैसी थी, अनिश्चित थी। किस पे डिपेंड थी वो सर, वर्षा पे डिपेंड थी। ठीक है, आगे देखो निर्वाह खेती का प्रभुत्व। निर्वाह खेती का प्रभुत्व का मतलब कृषि को अधिकतर निर्वाह के साधन के रूप में देखा जाता था। मतलब जो लोग थे, जो 1947 की बात कर रहे हैं जब स्वतंत्रता मिली, उस समय लोग व्यापार करने के लिए खेती नहीं करते थे। सिर्फ किस लिए करते थे, अपने जीवन निर्वाह के लिए। उनके पास जमीन होते हुए भी वो ये सोचते थे क्या करना है व्यापार करके, सिर्फ किसके लिए उत्पादन करो, अपने लिए। ठीक है, देखो जिससे बाजार में बिक्री के लिए न्यूनतम अधिशेष बचता था, क्योंकि वो केवल अपने लिए खेती करते थे, बाजार के लिए तो खेती नहीं करते थे। और वो बाजार के लिए खेती नहीं करते थे तो क्या होता था, बाजार के लिए कुछ भी अधिशेष, अधिशेष का मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचता था, न्यूनतम अधिशेष रहता था, कम से कम अधिशेष रहता था। ठीक है, इसका अर्थ है व्यापारिक दृष्टिकोण की कमी का होना। इसका मतलब वो व्यापार का दृष्टिकोण उनका नहीं था, वो व्यापार के नजरिए से खेती नहीं करते थे। ठीक है, जिससे पिछड़ापन प्रबल हुआ और निर्धनता हावी हो गई। क्यों? क्योंकि मान लो उन्होंने सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करी और वर्षा अच्छी नहीं हुई तो क्या हुआ, जो खेती होनी चाहिए थी वो भी क्या हो गई, खराब हो गई ना। तो इससे क्या हुआ, उनकी निर्धनता धीरे धीरे करके और बढ़ने लगी। आगे देखो छोटी और खंडित जोतें। अब सर छोटी और खंडित का मतलब क्या होता है, एक तो जोतें छोटी थी, जोत का मतलब होता है खेत जहाँ पे हम खेती करते, एक तो वो छोटा था, छोटा होने के साथ साथ खंडित भी था, टुकड़ों में बटा हुआ था, एक यहाँ है, दूसरा 2 किलोमीटर बाद है, तीसरा 3 किलोमीटर बाद है। तो ऐसे में क्या होता था, किसान को खेती करने में समस्या होती थी। कैसी समस्या, कि वो कैसे बीज डाले, कैसे उनकी देखरेख करे, पानी वहां तक कैसे पहुंचाए, तो ऐसी समस्या होती थी, इसलिए वो खेती नहीं करते थे। हम कब की बात कर रहे हैं बोलो, तो बता रहे हैं कब की बात कर रहे हैं हम, 1947 की। ठीक है, आगे देखो जोतें छोटी होने के कारण खंडित थी, खंडित मतलब अलग अलग भागों में बटी हुई थी, तदनुसार इसलिए अधिकांश जोतें अनार्थिक थी। अनार्थिक का मतलब जहां से हमें आर्थिक मतलब जहां से धन हमें उत्पन्न नहीं होता, मतलब उसका हम यूज नहीं करते थे, वो कैसी थी, वो वैसे के वैसे ही रहती थी। ठीक है, जिन पर उच्च लागत पर कम उपजाऊ होती थी। इसका मतलब जहाँ पे एक तो वो उपजाऊपन नहीं था उनका, क्योंकि एक तो खंडित थी, फिर क्या था, उपजाऊपन कम था, उस पर लागत ज्यादा आती थी और उत्पादन क्या होता था, कम होता था। मैं भी आपको समझ में आ गया होगा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से। ठीक है, देखो क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि क्षेत्र क्या था, तो ठीक है सर, कृषि क्षेत्र में ऐसा था कि उत्पादन भी कम था, उत्पादकता भी कम थी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज खंडित जोतें थी। ठीक है, तीसरी चीज अनिश्चितताएं थी। अनिश्चितताओं का मतलब लोग ज्यादातर सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर थे। और एक निर्वाह खेती, मतलब लोग व्यापार के लिए खेती नहीं करते थे, किस लिए करते थे, निर्वाह के लिए खेती करते थे। मे भी आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, हम आपकी कमियों को दूर करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं, अब हमारा ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरफ वाला, वो भी है कृषि से संबंधित ही। ठीक है, लेकिन ये तो हमने बात करी 1947 की, और उधर जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 1947 से थोड़ा सा पहले। इसका मतलब क्या कारण था कि हमारा कृषि क्षेत्र जो है वो पिछड़ा हुआ रह गया, क्यों रह गया पिछड़ा हुआ, क्या रीजन था, तो इस पे भी हमने क्वेश्चन बनाया है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। देखो, औपनिवेशिक शासनकाल में, औपनिवेशिक शासनकाल का मतलब जब भारत में ब्रिटिशों का राज था, ठीक है, मतलब 1947 से पहले, ठीक है, काल में भारत की कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, औपनिवेशिक शासनकाल में मतलब जब हमारे ऊपर हम औपनिवेश था, मतलब हम कॉलोनीज थे ना, किसके कॉलोनीज थे, ब्रिटिशों के ना। तो उस दौरान जो हमारी कृषि पिछड़ी हुई थी उसके क्या कारण थे, हमें ये बताना है। मतलब अब हमें 47 के बाद की बात नहीं करनी, हमें 47 से पहले की बात करनी है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। ठीक, आगे देखो, तो उसके क्या कारण थे, तो उसका सबसे पहला कारण क्या था, भूस्वामी तथा उसे जोतने वाले किसानों के बीच में चौड़ी खाई। भूस्वामी और उसे जोतने वाले किसानों के बीच में चौड़ी खाई। बेटा इधर उधर मत देखो, बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखोगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर नहीं होंगे तो बोलना। ठीक, आगे देखो क्या है, भूमि के स्वामी तथा उसे जोतने वाले किसानों के बीच, मतलब एक तो भूमि का मालिक है और एक उसे जोतने वाला किसान है, इन दोनों के बीच में चौड़ी खाई थी। क्यों खाई थी देखते चलो। ठीक, ब्रिटिश शासन काल के दौरान, मतलब जब ब्रिटिश हमारे ऊपर थे दौरान, भूमि के स्वामी
फसल के हिस्सेदार होते थे। इसका मतलब जो भूमि के स्वामी है, मतलब जिनकी भूमि है, वो फसल के हिस्सेदार होते थे। मतलब मेरी जमीन है मान लो, ठीक है, मेरी जमीन है, उस पर आप काम करते हो। क्लियर, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। तो मेरा क्या है, मैं तो उस जमीन का मालिक हूं, और जो भी आप फसल का उत्पादन करोगे ना, जो आप उत्पादन करोगे, आप जो उत्पादन करोगे उसमें मेरा हिस्सा है। लेकिन उसको उत्पादन करने में जो लागत आएगी, मतलब जो आप बीज खरीद के लाओगे, जो आप पानी डालोगे उसमें, जो आप उसमें मेहनत करोगे, उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। क्लियर हुआ? तो जो आप कर रहे हो उसमें सारी कॉस्टिंग आपकी है, बट उसमें हिस्सा मेरा भी है। समझ में आ रहा है? मतलब कॉस्टिंग में तो मेरा कोई भी रोल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में उसमें मेरा रोल है, मतलब वो मुझे मिलेगा। ध्यान से, ठीक है। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भूमि के स्वामी, मतलब जो भूमि के स्वामी मैं था, फसल के हिस्सेदार होते थे, मतलब मैं तो हिस्सेदार हूं, किंतु उत्पादन लागत में उनका कोई हिस्सा नहीं होता था। उत्पादन आप करोगे, सारी कॉस्टिंग आप लगाओगे, लेकिन प्रॉफिट जो फसल होगी उसमें मेरा भी फायदा होगा, मुझे भी वो मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? भूस्वामी का एकमात्र उद्देश्य लगान आय को अधिकतम करना था। मेरा तो सिर्फ काम था क्या, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ भाई आप खेती करो, और आप खेती करोगे उससे मुझे जो भी हिस्सा मिलेगा वो तो मुझे मिलेगा, लेकिन लागत में मैं कुछ भी नहीं दूंगा। कब की बात कर रहे हैं? ब्रिटिश शासन की। क्लियर? आगे देखते हैं, चलो। भूमि पर खेती करने वाले किसानों को जो पारिश्रमिक प्राप्त होता था, उससे उनका जीवन निर्वाह भी कठिनता से होता था। दोबारा से, भूमि पर खेती करने वाले, भूमि पर जो खेती कर रहे थे, कौन कर रहा था? आप कर रहे थे ना? हाँ, ठीक है। किसानों को जो पारिश्रमिक प्राप्त होता था, मतलब आपको जो पारिश्रमिक मिल रहा है, उससे तो आपका काम भी नहीं चलता था, तो अगली बार खेती कहां से करोगे? क्यों? क्योंकि जो लागत लगाई वो आपने लगाई, उसमें से जो उत्पादन निकल कर आया उसमें बड़ा हिस्सा मेरा और छोटा हिस्सा आपका। आप उसे खाओगे या अगली बार उत्पादन करने के लिए इकट्ठा करोगे। समझ में आ गया? मैं भी समझ में आ गया। अगर नहीं आया होगा तो क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? दो कह रहा है, क्या करोगे? कह रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट। ठीक है, आगे देखो दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। मतलब एक तो भूमि के स्वामी और जोतने वालों के बीच में क्या था? बड़ा डिफरेंस था। दूसरी बात, ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली। अब इसमें क्या था? भू राजस्व प्रणाली का मतलब क्या है? यहाँ पे ना 3 व्यक्ति है, ध्यान से समझना। 3 व्यक्ति है, आप, मैं और एक तीसरा मान लो। ठीक है, 3 व्यक्ति है। यहाँ देखो क्या है, सरकार, एक तो कौन है? सरकार, मतलब मैं, ठीक। एक भूस्वामी मतलब भूमि का मालिक, वो तीसरा व्यक्ति। क्लियर? ठीक है। तथा भूमि को जोतने वाले किसान कौन? आप। क्लियर हो गया तीनों? मैं फिर से बता रहा हूं, मैं सरकार, वो भूस्वामी जो भूमि का मालिक है, और किसान हो गए आप। क्लियर हो गया? अब मैंने उस तीसरे पर्सन को, वो जो तीसरा पर्सन था बाहर, आप और मैं तो यहाँ बैठे, वो तीसरा पर्सन जो था उसको मैंने फिक्स कर दिया। मैंने क्या बोला? मैंने उसको बोला कि मेरे को इतना लगान चाहिए, मेरे को इतना लगान चाहिए। मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को मैंने बोल दिया मुझे इतना लगान चाहिए। उसने बोला ठीक है सर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसने आपसे अपनी मनमानी तरीके से जितना मर्जी वसूल लिया और बाकी मुझे फिक्स दे दिया। नुकसान किसका? आपका। समझ में आया? एक बार पढ़ के देखते हैं। ठीक है, देखो इसने सरकार, मैं, भूस्वामी कौन? वो तीसरा पर्सन, तथा भूमि को जोतने वाले कौन? आप, जो आप मुझे देख रहे हो। ठीक है, कैसा संबंध था? त्रिकोणीय संबंध। तीनों को है ना, मैं, वो और आप। क्लियर? चलो, इस प्रणाली में जमींदारों को भूमि का स्वामी, जमींदार कौन? वो जो मैंने जिसको बाहर वाले वो किया था, भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया, मतलब वो भूमि का स्वामी है। क्लियर? आगे चलते हैं। जमींदार को, मतलब उस तीसरे पर्सन को जो बाहर है, जमींदार को सरकार को भू राजस्व के रूप में एक निश्चित राशि देनी होती थी ना। मैंने कल बताया, क्या बताया? कि वो मुझको एक फिक्स अमाउंट देगा जो उसको देना ही देना है, लेकिन वो आपसे एक फिक्स नहीं लेगा। उसकी मर्जी है। क्या मर्जी है उसकी? कि वो जितना मर्जी चाहे आपसे वसूल कर सकता है। देखना आगे, ठीक है। एक निश्चित राशि जमा करवानी होती थी, परंतु जमींदारों को स्वतंत्रता थी। कौन जमींदार? तो वो थर्ड पर्सन। ठीक है, जमींदारों को स्वतंत्रता थी। किस चीज की स्वतंत्रता थी? कि भूमि को जोतने वाले, कौन था जोतने वाला? देखो आप थे ना, हाँ, जोतने वालों से जितनी चाहे राशि ले सकते थे, जितनी उसकी मर्जी है उतना वो आपसे लेगा, और उसके लिए अगर उसे आपको मारना पीटना पड़े या आपसे जबरदस्ती करनी पड़े तो मैं उसका साथ दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, चलो। इससे क्या हुआ? जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण हुआ। उस जमींदार ने आपका शोषण किया, भू राजस्व की दरों में वृद्धि की, उसने अपनी मर्जी से जितनी मर्जी दरों से आपसे ले लिया।
और किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया गया। अगर आपने उसको नहीं दिया, आपने उसको लगान टाइम पे नहीं दिया, तो उसने क्या करा, मेरी पावर से, क्योंकि मेरे को वो फिक्स दे रहा है तो मेरे को जो बोलेगा मैं वही करूंगा, मेरी पावर से आपकी जमीन छीन ली और आपको भूमि से बेदखल कर दिया गया। एक आपकी बात कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जब ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करते थे। समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, आगे। किसानों का दर्जा अब घटकर भूमिहीन श्रमिकों का हो गया। आप अब किसान भी नहीं रहे, आपकी भूमि भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसने लगान बढ़ाया, आपने नहीं दिया, तो उसने मेरी पावर का यूज किया और आपको भूमि से बेदखल करवा दिया। समझ में आ गया? मुझे वो फिक्स देगा, जितना मुझे लेना है उतना तो मैं लूंगा ही। ठीक, आगे देखो, इसका तीसरा पॉइंट बनता है कृषि का बाह्य कार्य। कृषि का बाह्य कार्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अंग्रेजों ने, मतलब मैंने, सरकार ने क्या किया, सरकार ने आपको अग्रिम भुगतान दे दिया। अग्रिम भुगतान का मतलब पहले ही पैसे दे दिए कि लो भाई दीपक, ये लो पैसे, अब क्या करना है आपको, अब आपको ना खेती किस चीज की करनी है, गेहूं और चावल की नहीं करनी, मतलब आपको खाद्य फसल नहीं उगानी, आपको क्या उगानी है, आपको नील की खेती करनी है, व्यापारिक खेती करनी है। ये लो पैसे, लो पहले, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको लालच आया, आपने बोला पहले ही पैसे मिल रहे हैं, आपने पैसे ले लिया और क्या करा, नील की खेती करी। तो जब आपने नील की खेती करी तो वो नील दोबारा मैंने ले लिया आपसे, ठीक है, वो नील मैंने ले लिया, लेकिन आप खाओगे क्या? आपने तो गेहूं का उत्पादन किया ही नहीं, तो फिर आपने क्या किया, फिर खाने के लिए मेरे से उधार लिया ना। तो इसी बात को समझना, इसी को बोलते हैं क्या, व्यापारिक खेती। क्या बोलते हैं इसको? व्यापारिक खेती। देखना जरा ध्यान से, कृषि के व्यापारीकरण से अभिप्राय स्वयं भोग के लिए खेती करने के स्थान पर, मतलब वो अपने लिए खेती नहीं कर रहा। वो कौन? आप अपने लिए खेती नहीं कर रहे, क्योंकि आप किसान हो, आप अपने लिए खेती नहीं कर रहे। आपको पहले पैसा किसने दे दिया? मैंने दे दिया। क्यों दे दिया, किस लिए दिया? कि आप किसकी खेती करोगे सर? नील की खेती करोगे। नील का क्या होगा? व्यापार होगा। देखना, ठीक है। खेती करने के स्थान पर बाजार के लिए खेती करने से है, मतलब अपने लिए खेती ना करके किसके लिए खेती करना? बाजार के लिए। इसके कुछ पहलू इस प्रकार है। किस प्रकार है पहलू? देखो यहाँ पे बना रखा है हैशटैग, मतलब ये पहला पॉइंट है, किसानों को परंपरागत निर्वाह फसलें। अब ये परंपरागत निर्वाह फसलें क्या होती है? तो परंपरागत निर्वाह फसलों का मतलब होता है जो हम जीवन जीने के लिए काफी लंबे टाइम से उत्पादन कर रहे थे, जैसे गेहूं हो गया और चावल हो गया। क्लियर? हाँ सर क्लियर। देखो, परंपरागत निर्वाह फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन करना। किसका उत्पादन करना? व्यापारिक फसलों का, जिसका क्या होगा? व्यापार होगा। किसके फायदे के लिए? अंग्रेजों के फायदे के लिए। ठीक है, देखो आगे दो, किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम धन, किसानों को नील की खेती के लिए अग्रिम धन, मतलब मैंने आपको अग्रिम धन दिया, मैंने आपको लालच दिया, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने आपको मारा पीटा भी, मैंने आपको विवश भी किया। जिन्होंने प्यार से मान लिया उनको प्यार से, और जिन्होंने प्यार से नहीं माना उसे मार से। समझ में आया? देखो आगे, किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम धन देने के लिए आकर्षित, देखो दो वर्ड है, आकर्षित भी लिखा है और विवश भी लिखा है। इसका मतलब पहले आकर्षित भी किया गया, ललचाया गया, और उसके बाद उनको क्या किया गया? विवश किया गया, जिन्होंने नहीं माना। ठीक है, इस व्यापारिक खेती के कारण निर्वाह खेती करने वाले किसानों को, जो निर्वाह मतलब अपने जीवन के लिए खेती करते थे जैसे आप करते थे, ठीक है, करने वाले किसानों को बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। माना बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। ध्यान से देखना, शायद नीचे थोड़ा सा दिख नहीं रहा हो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था ना तो इसलिए थोड़ा नीचे शॉर्ट हो गया, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। ठीक है, क्या था? निर्वाह खेती करने वाले किसानों को बाजार की अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब की बार नील की खेती करी, बाजार में बिकी तो बिकी, नहीं बिकी तो अंग्रेजों को सस्ते रेटों में खरीदने का अच्छा मौका मिला। ठीक है, चलो आगे। अगला पॉइंट है, किसानों को अपनी उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आपने नील की खेती करी, चावल और गेहूं आपके पास है नहीं, नील आपकी बिकी नहीं, अंग्रेजों ने सस्ते रेटों में खरीद लिया, तो अब आप उपभोग कहां से करोगे? गेहूं चावल कहां से लाओगे? तो उसके लिए आपने क्या करा? फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या किया? उधार की मांग करी कि मुझे कुछ पैसा दो, मुझे उपभोग की वस्तुओं को क्या करना है? खरीदना है। ठीक है, देखो, किसानों को अपनी उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण लेना
पड़ता था, क्या करना पड़ता था, ऋण लेना पड़ता था। फिर वो क्या हो गए, ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्त हो गए मतलब ऋण में फंस गए, ऋणग्रस्त हो गए। कैसे ऋणग्रस्त हो गए, उन्होंने नील की खेती करी, ठीक है सर करी, अब वो मार्केट में बेचने गए, बिकी नहीं, क्यों, क्योंकि इंडिया में नील कौन खरीदेगा, तो किसने लिया, अंग्रेजों ने खरीदा। क्यों खरीदा, सस्ते रेटों में खरीद लिया, आपको पैसे कितने मिले, कम मिले, उससे आप अपना उपभोग नहीं कर पाए। फिर अगली बार खेती करनी है आपको, तो अगली बार खेती कैसे करोगे, उसके लिए फिर से उधार लिया, फिर से खेती करी, फिर उसको दोबारा से क्या किया, नील को फिर दोबारा से जो कम रेटों में बेचा। तो इस तरह करके आप क्या हुआ, एक ऋण जाल में फंस गए। किसान हो आप, भूल मत जाना, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो क्या हुआ, ऋणग्रस्तता के कारण कृषि की गतिहीनता का होना, मतलब एक तो ऋणग्रस्तता हो गई और उसकी वजह से हमारी कृषि क्या हो गई, गतिहीन हो गई। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने उपभोग के लिए ना करके किसके लिए किया, व्यापार के लिए किया। मैं भी समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से तुरंत क्या करते हैं, फटाफट से एक बार इसका रिवीजन मारते हैं, ठीक है, कि औपनिवेशिक शासन काल में भारत की कृषि क्यों गतिहीन थी, क्या रीजन था गतिहीन होने का। तो गतिहीन होने का पहला रीजन था क्या, भूमि के मालिक और जोतने वालोों के बीच में चौड़े खाई। आप खेती करोगे, किसान हो, वेरी गुड, आप खेती करोगे, लेकिन मैं उसमें एक भी पैसा नहीं दूंगा। कब, खेती करने के लिए मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा, लेकिन हाँ जो फसल उगी उसमें से बड़ा हिस्सा मेरा और छोटा हिस्सा आपका। तो इससे क्या हुआ, आपका लॉस हुआ ना, हाँ सर लॉस हुआ। फिर दूसरा पॉइंट इसका कहता है ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली। अब भू राजस्व प्रणाली में क्या थे, 3% हो गए, आप किसान, मैं सरकार, वो जमींदार। क्लियर, जमींदार मुझे क्या करेगा, फिक्स रेट पे देगा, हाँ सर फिक्स रेट पे देगा, मतलब उसको मुझे इतना लगान तो देना ही देना, कितना, जितना मैंने डिसाइड किया, हो गया डिसाइड फिक्स। लेकिन उसका और आपका फिक्स नहीं है, उसका किसका, जमींदार का, और आपका फिक्स नहीं है। जमींदार अपनी मर्जी से जितना मर्जी आपसे वसूले, वो क्या करता रहा, धीरे 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 करके दरों को क्या करता रहा, बढ़ाता रहा। और अगर आपने जमींदार की बात नहीं मानी तो आप क्या करेगा, जमींदार मेरे पास आके शिकायत करेगा, और फिर मैं ब्रिटिश सरकार हूं तो मैं आपके पास क्या करूंगा, आपको मारूंगा पीटूंगा। क्लियर, समझ में आया। तो इससे क्या होगा, किसानों की दर धीरे धीरे करके बढ़ती गई और उनको क्या होने लगी, हानि होने लगी। समझ में आया। और एक आखिरी पॉइंट है कृषि का बाह्यीकरण, मतलब कृषि जो हुई वो किसके लिए हुई, व्यापारी के लिए हुई। किसानों को जबरदस्ती, मतलब किसान कौन था, आप थे। क्लियर, आपको जबरदस्ती या तो अग्रिम भुगतान दिया गया, आपको लालच दिया गया कि पहले ही पैसे ले लो फिर खेती करो, जो लालच में आ गए वो लालच में आ गए, नहीं तो आपको जबरदस्ती विवश करके क्या किया गया, आपसे नील की खेती कराई गई। और नील की खेती की वजह से बाजार में अनिश्चितताएं हो गई। क्यों अनिश्चितताएं हुई, क्योंकि बिकी नहीं, आपने उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया नहीं, तो आपको क्या करना पड़ा, उपभोग की वस्तुओं के लिए मेरे से, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या करना पड़ा, ऋण लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा, ऋण लेना पड़ा। समझ में आ गया। तो ये तो वो रीजन है जिसकी वजह से ब्रिटिश काल में हमारी कृषि क्या हो गई, पिछड़ी रह गई। और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम यह बात कर रहे हैं कब की, 1947 की। जब ब्रिटिश गए तो ब्रिटिश के जाने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आ गई कृषि की, और हम ये बात कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान कि कृषि हमारी क्यों पिछड़ी रह गई। तो इन 3 कारणों से पिछड़ी रह गई। और अगर हम यहाँ देखें तो हमें 1947 में ऐसी कृषि मिली। क्लियर। अब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। आपको पता होगा हमारा पार्ट 4 आएगा। पार्ट 4 पे किस पे बात करेंगे, जल्दी सोच के बताओ। मैंने पार्ट 1 में बताया था, आपको बताया था ना कि अब हम किस पे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे उद्योगों पर, और वो भी कब के उद्योग, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय के उद्योग। एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, सारे लेक्चर्स देखने हैं। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और एक सबसे जरूरी काम, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको क्या करना है, सारी वीडियो को शेयर करना है। सिर्फ अपने तक ही नहीं रखना है, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह सबको दो, और सबको बोलो कि अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मे भी आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। ठीक है, चलो नमस्कार।